ना डिस्ट्रॉय होगी ना क्रिएट, यही है इसका फ्लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। चलो देखते हैं शो। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूँ आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वर्क एनर्जी पावर का चौथा वीडियो एंड दिस इज द फुल एंड फाइनल वीडियो। इसी के साथ हम खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को, वर्क एनर्जी एंड पावर। और अगर आप मेरे साथ इस पूरे वीडियो तक बने रहते हो और अगर आपने इसके पहले के पार्ट 1, 2 और 3 वाले वीडियोस भी देखे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। सो तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो बच्चों, अब शुरू करेंगे हम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो विच इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जो एनर्जी है उस एनर्जी को न तो आप बना सकते हो ना ही आप उसे खत्म कर सकते हो। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये देखा है कि यार एनर्जी जो है बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, इतने सारे एनर्जी के फॉर्म्स हैं। तो हम ये देखते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो ज़रूर कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक एग्जाम्पल लो, ये बॉल बार बार ही आते जा रहा है इस वीडियो में, नहीं? सो लेट्स से ये बॉल एक पर्टिकुलर हाइट पर है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर मैंने ठान लिया है कि यार मुझे इसके पोटेंशियल एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना है, समझ रहे हो, खत्म ही कर देना है, भाई पोटेंशियल एनर्जी को तुम खत्म कर सकते हो, बट वो पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या होगा? भाई पोटेंशियल एनर्जी को खत्म करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि भाई अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से है, इसको गिरा दो। जैसे आपने गिरा दिया तो ये नीचे चला गया, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्या मैंने एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया? नॉट रियली। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर्ड थी वही इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो बेसिकली एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ना कि खत्म हो गई। और एग्जैक्टली यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनफैक्ट आई एम श्योर आपने कभी ना कभी किसी मेले में, किसी अम्यूजमेंट पार्क में इस तरह के राइड्स पर चढ़े होंगे, राइट? रोलर कोस्टर राइड। क्या होता है वहां पर? गाड़ी पहले ऊपर जाती है, फिर एकदम से नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, नीचे आती है। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, जब ये लोवेस्ट पॉइंट पर होती है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो बेसिकली इस पूरे जर्नी में कहीं पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, यही कहानी चलते रहती है। And that's how we say that eventually the total energy remains constant. बच्चों एक और छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम इस तरह के एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, we generally ignore friction। हालांकि इग्नोर हम थ्योरेटिकली कर सकते हैं, बट रियल लाइफ में तो फ्रिक्शन है ही। तो इसीलिए हमने अपने प्रीवियस लेसन में देखे भी थे, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे जहां पर हमने देखा था कि जब बॉल एक हाइट एज पर है तो उसकी जितनी टोटल एनर्जी है, जब वो नीचे जाके जमीन पे टकरा के और फिर से बाउंस बैक कर रहा है, तब उसमें जितनी एनर्जी है वो सेम नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी जो है दैट इज यूज्ड अप टू ओवरकम फ्रिक्शन। बट अगेन ध्यान रहने वाली बात है कि वो एनर्जी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, एनर्जी को हम खत्म नहीं कर रहे, वो एनर्जी क्या हो रही है? उस वर्क में कन्वर्ट हो जा रही है जो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए चाहिए। ठीक है, कभी कभी बहुत से सिनेरियोज में कुछ एनर्जी जो है दैट गेट्स लॉस्ट एज हीट। वहां पर भी हीट क्या है? हीट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब थोड़ा सा एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सो कुल मिला के कहानी का सार यही है कि भाई चाहे आप कुछ भी कर लो, मतलब लिटरली कुछ भी कर लो, एनर्जी को ना तो आप बना सकोगे ना ही डिस्ट्रॉय कर सकोगे। एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। भाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिर्फ बोल देने से काम कैसे बनेगा? काम बिल्कुल नहीं बनेगा, हमें इसको प्रूव करके देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। तो चलो मैथमेटिकली इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने वही सिनेरियो लिया है कि लेट अस से एक बॉल है, जिस बॉल को एक हाइट h से हमने ड्रॉप किया। ठीक है, मतलब इनिशियली ये बॉल जो है पॉइंट A पर था, विच इज एट हाइट h। देखो यहाँ पर ये हाइट h पर है ये बॉल। ठीक है, फिर हमने बॉल को ड्रॉप किया, फिर ये बॉल गिर के यहाँ पे पॉइंट C तक आया।
ठीक है, ये हमारा सिचुएशन है और हमें ये प्रूव करना है कि भाई ये बताओ हर एक पॉइंट पर इस पूरी जर्नी में टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। तो फिलहाल के लिए हम 3 पॉइंट्स लेते हैं। एक तो पॉइंट ए, एक बीच में कोई भी जगह पर एक पॉइंट बी लिया और एक पॉइंट सी जब ये जस्ट जमीन पर टच ही कर रहा है। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स पर हम टोटल एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो ये कह क्या रहे हैं कि हमारे पास एक बॉडी है ऑफ मास m जिसको हमने हाइट h से ड्रॉप किया। ठीक, ओके, चलो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं पॉइंट ए। पॉइंट ए पर क्या कहानी चल रही है, चलो देखें। सो पॉइंट ए पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है पॉइंट ए पर, हाइट h पे है, सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh। अच्छा, अब इसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई, पॉइंट ए पर इनिशियली कैसे क्या है काइनेटिक एनर्जी, कुछ भी नहीं है क्योंकि इनिशियली जो है इस पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी तो है नहीं, राइट। तो इसीलिए इनिशियली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू mgh। ठीक, तो ये कहानी थी पॉइंट ए की। अब चलते हैं हम पॉइंट बी की तरफ। पॉइंट बी पर क्या चल रहा है देखते हैं। चलो, पॉइंट बी मतलब इस बॉल ने x डिस्टेंस, हमने मान लिया कि पॉइंट बी जो है वो ऊपर से x डिस्टेंस पर है। ठीक है, सो पॉइंट बी पर आके जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना हो जाएगा mgh। h मतलब ग्राउंड से लेकर के पॉइंट बी तक का हाइट कितना हो जाएगा, पूरे h में से x को सब्ट्रैक्ट कर दो, सो इसकी हाइट हो जाएगी h माइनस x। होगा, बिल्कुल होगा। तो ये हो जाएगा mgh माइनस x। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, अब ये बताओ कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। यहाँ पर इनिशियली जिस पॉइंट पर था वहाँ पर नहीं था, बट अब जैसे वहाँ से ये जैसे 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 नीचे गिरने लगी, राइट, तो इस पॉइंट पर कुछ तो वेलोसिटी होगी, राइट। तो यानी कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। लेकिन भाई कोई ये तो बता दो कि इस v की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी इस v की वैल्यू, राइट। तो चलो v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे काइनेमैटिक्स की इक्वेशन से। काइनेमैटिक का तीसरा इक्वेशन जो कहता है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 थी, तो ये हो गया 0। 2 इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर फ्री फॉल हो रहा है, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, सो 2gs। सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, v² इज इक्वल टू 2gs, है ना। तो अब यही वैल्यू हम काइनेटिक एनर्जी में डालते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू 2gs। अब ये जो s था, ये s कितना डिस्टेंस था बताओ मेरे को, कितना डिस्टेंस था, x डिस्टेंस कवर किया था हमने, राइट। सो s इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर s की जगह भी हम क्या लिखेंगे, हम x लिखेंगे। तो यहाँ पे भी लिख देती हूँ 2gx। अब देखो ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गया mgx। सो देयरफॉर पॉइंट बी पर जो टोटल एनर्जी होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है mgh माइनस x प्लस mgx। अब इसमें देखो, इसको अगर हम करेंगे तो ये mgh माइनस mgx प्लस mgx, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर भी जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू mgh। ठीक, तो अभी अब तक हमने क्या देखा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों में ही टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, mgh। ठीक है, अब बचा पॉइंट सी। चलो उसको भी क्यों छोड़े, उसको भी करके देख ही लेते हैं। ठीक है, थोड़ा जगह बना लेते हैं पॉइंट सी के लिए। तो भाई चलो देखिए पॉइंट सी पर क्या कहानी है। अब पॉइंट सी पे देखो ये बिल्कुल नीचे आ चुका है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। यार हाइट तो है ही नहीं, सरफेस पे आ चुका है, यानी कि h की वैल्यू यहाँ पर 0 है। सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इसमें 0 हो गई। कोई बात नहीं, काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ
वी स्क्वायर, या तो इस v को v1 लिख देते हैं। मतलब अब हम उस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं जो इसके पास होगी जस्ट स्ट्राइक करने के पहले, उस समय जो वेलोसिटी इसकी होगी। अब वो वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकालें? फिर से इस पूरे जर्नी पर हम लगाएंगे काइनेमैटिक्स का तीसरा इक्वेशन, यानी कि हम कह सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as या फिर 2gh, क्योंकि यहाँ पर ये जो हाइट है अब की तो पूरी हाइट है, इनिशियल वेलोसिटी u यहाँ पे 0 है, इसने पूरा h डिस्टेंस को कवर किया, तो यानी कि s की जगह अब की बार हमने h लिख दिया और u जो है वो हमारी 0 है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये v1 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2gh। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू m इंटू 2gh, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई mgh। सो देयरफॉर जब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी mgh, सो टोटल एनर्जी mgh। तो अब देखो इस पूरे कैलकुलेशन का समरी क्या हुआ कि भाई चाहे पॉइंट ए ले लो, चाहे पॉइंट बी ले लो, चाहे पॉइंट सी ले लो, या फिर इस जर्नी में कोई सा भी पॉइंट ले लो, जो मर्जी वो पॉइंट ले लो, हर जगह तुम्हें टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या मिल रही है? तुम्हें हर जगह टोटल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट मिल रही है। हालांकि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बदल रही है। पॉइंट ए पर अगर देखो तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है mgh और काइनेटिक एनर्जी 0 है। पॉइंट सी पर देखो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है mgh लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अगर पॉइंट बी पर देखो तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों की ही कुछ कुछ वैल्यूज हैं, 0 कोई भी नहीं है, राइट। तो मतलब थ्रू आउट द जर्नी कभी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है, एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, दैट इज ट्रू, बट एट एवरी पॉइंट टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी हो आप ले लो। तो चलो बच्चों, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं, ठीक है। तो जब कोई एक ऑब्जेक्ट, लेट्स से ये बॉल जो है, जब ये एक हाइट से गिरती है, जब ये इस हाइट पर है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन एट हाइट एज पे है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है mgh, ठीक है। जैसे ही ये फ्रीली फॉल करती है, फ्री फॉल क्यों कर रही है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, राइट। जैसे ही फ्री फॉल करने लगी तो यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगा। मतलब जब ये बॉल गिर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। जैसे ही ये जमीन को टकराती है तो क्या हो रहा है? उस दौरान इसमें काइनेटिक एनर्जी अभी भी है क्योंकि ये रुकी नहीं है, जमीन को बस टच करके ये तुरंत वापस बाउंस बैक करती है। कैसे बाउंस बैक करती है? क्योंकि जब ये लोएस्ट पॉइंट पे होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी है मतलब इसमें कुछ वेलोसिटी है। अच्छा, अब जैसे ही ये नीचे ज़मीन को टच की और बाउंस करने लगी, क्योंकि इसके अंदर एक इनिशियल वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से ये वापस ऊपर जाने लगी। जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाने लगी तो क्या होने लगा? काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घटने लगा, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि अगेन अब इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, राइट। जैसे ही ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची तो एक इंस्टेंट के लिए काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे ये ऊपर जा रही थी काइनेटिक एनर्जी घट रही थी। जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पे गई थोड़े देर के लिए मोमेंटरीली काइनेटिक एनर्जी बिकेम 0, ठीक है। और उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बिकेम मैक्सिमम एंड अगेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये फिर से फ्री फॉल करने लगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर से बढ़ने लग गई, पोटेंशियल एनर्जी फिर से घटने लग गई एंड द स्टोरी कंटिन्यूज। तो मतलब एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी में हमने क्या देखा? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरीके से वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, राइट। हमने क्या देखा? जब फ्रीली फॉलिंग की बात हो रही है तो जब ये बॉल एट हाइट h था, लेट अस से ये कुछ हाइट h पर था और इस हाइट से ये सरफेस पर आके गिरा, ठीक है। तो इस केस में इनिशियली इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, यहां गिरने के बाद इसके पास कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई, राइट। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था दैट इज इक्वल टू जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसको मिली, करेक्ट। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था? mgh इस हाइट पर, बाद में आके काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली? हाफ mv स्क्वायर,
राइट तो यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, या फिर हम कह सकते हैं v की वैल्यू हो जाएगी √2gh। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की। अब लेट अस टॉक अबाउट एन ऑब्जेक्ट या फिर अ बॉल थ्रोन अपवर्ड। लेटर से अब बात करते हैं एक बॉल की जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका। जब हमने ऊपर की तरफ फेंका तो उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी डाली होगी ना, इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, तभी तो वो ऊपर गया, राइट। इनिशियल कुछ ना कुछ वेलोसिटी हमने दी, बिल्कुल दी। सो लेट अस से कि ये बॉल है जिस पर हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी u दी, जिसकी वजह से ये कुछ हाइट तक गया। ठीक है, लेट अस से कि ये इस पॉइंट P तक पहुंचा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर इसके पास जो एनर्जी है दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दी तो उस इनिशियल वेलोसिटी की वजह से इसमें एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। एक हाइट तक पहुँचने के बाद इसके अंदर एक पोटेंशियल होगी, एनर्जी होगी, जिसको हम कहते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mu², और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। m कैंसल, तो यानी कि u² इज इक्वल टू 2gh, दैट इज u इज इक्वल टू √2gh। सो बेसिकली इससे हमें यह पता चलता है कि जब हम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो चूंकि हमें पता है कि भाई एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा, एक हाइट पर जाके वो जितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करने वाला है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग पॉइंट पे भी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √2gh। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह के डेरिवेशंस करते हैं इसमें हम फ्रिक्शन को अवॉइड करते हुए चलते हैं, नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं। ठीक है, सो दैट इज इट अबाउट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। आगे बढ़ेंगे और अब इसको हम ग्राफिकली देखेंगे। तो चलो अब हम लोग बच्चों ग्राफिकली देखते हैं किस तरीके से हाइट के साथ साथ एनर्जी बदल रही है, एनर्जी वेरिएशन विथ हाइट। ठीक है, तो यहां पर हमारा वही बॉल का सिनेरियो है, जो बॉल पॉइंट ए से फ्री फॉल होना स्टार्ट हुआ था, बीच में कहीं हमने एक पॉइंट बी ले लिया था और नीचे जस्ट पहुंचने के टाइम पर जो पॉइंट है दैट इज सी। अब हमने इसका ग्राफ बनाया है जिसके अंदर वाई एक्सिस पर हम लेते हैं एनर्जी और एक्स एक्सिस पर हम लेने वाले हैं हाइट। ठीक है, अब देखो हाइट जब 0 है तब एनर्जी भी 0 है। अब ये जो दो लाइंस आपको दिख रही हैं, एक लाइन काइनेटिक एनर्जी की है, एक लाइन पोटेंशियल एनर्जी की है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ जब हाइट 0 है एनर्जी भी 0 है, हाइट 0 एनर्जी भी 0, यानी कि इस पॉइंट की बात हो रही है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्यों? क्योंकि हाइट 0 है इस पॉइंट पर, राइट। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो ओरिजिन है दिस इज एक्चुअली पॉइंट सी। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है। अब जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे देखो ये ब्लू वाली लाइन जो है ये बढ़ती जा रही है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस पॉइंट पर है, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है पोटेंशियल एनर्जी की? पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है mgh। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? mgh, राइट। तो यानी कि जिस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh है उस पॉइंट पर हाइट कितनी है? उस पॉइंट पर हाइट है h, राइट। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पर हाइट की वैल्यू h है। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। ठीक, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। अब काइनेटिक एनर्जी की कहानी कुछ यूं है कि ऊपर पॉइंट ए पर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है दैट इज 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, फ्री फॉल हो रहा है। और इस वाले पॉइंट सी पर काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है दैट इज मैक्सिमम, करेक्ट। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ये है जहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, और उसके बाद ये गिरते 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 इसकी वैल्यू जो है किस पॉइंट पर 0 है। अब जैसे ये वाला जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ थोड़ा यूं ही टेढ़ा मेढ़ा सा बनाया हुआ है, ये बेसिकली ऐसा बनेगा,
तो ये जो ग्राफ है दिस इज द काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, राइट। काइनेटिक एनर्जी हाइट h पर 0 हो जा रहा है, और जब 0 पर है यानी कि ग्राउंड पर है तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस तरीके से देखो हम क्या देख रहे हैं इस पूरे जर्नी के दौरान, टोटल एनर्जी जो है, मतलब ये जो लाइन है ना, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी हमने कैलकुलेट किया था तीनों पॉइंट पर, ए बी सी तीनों पॉइंट पर टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी थी, mgh। जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू mgh थी। जब काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट किया था तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू भी mgh ही निकल कर आई थी, करेक्ट। तो इस तरीके से हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये चीज़ अभी तक आपने कई बार देख ली है, आपने ये भी देख लिया कि यार पॉइंट ए बी और सी में हमने कैलकुलेट करके देखा, क्या देखा हमने, पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू है mgh, जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू है 0। पॉइंट सी पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल के आई mgh। पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी निकल के आई, mgh माइनस x, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी निकल कर आई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल कर आई mgx, राइट। तो हमने इन तीनों पॉइंट्स की ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की थी, करेक्ट। और हमने क्या देखा था, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी यहाँ पर था mgh, टोटल एनर्जी यहाँ पर भी था mgh, और टोटल एनर्जी यहाँ पर भी था mgh, करेक्ट। तो हमने क्या देखा कि इन सभी पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी की वैल्यू सेम थी, यानी कि टोटल एनर्जी कंजर्व थी। अब यहाँ पर अभी जो भी कैलकुलेशन हमने की उसमें हमने फ्रिक्शन को ना बिल्कुल इग्नोर मार दिया, पूरी तरह से इग्नोर मार दिया। लेकिन अब हम फ्रिक्शन को पिक्चर में लाना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम पिक्चर में लेके आते हैं किसको, फ्रिक्शन, दुश्मन तो नहीं है हमारा, बट एंट्री इसकी हमेशा ऑपोजिंग फोर्स की तरह होती है, इसीलिए दुश्मन की एंट्री वाली ही फील आती है ना। सो मान लो कि फ्रिक्शन आ गया पिक्चर में, फ्रिक्शन आ गया मतलब कि ये जो बॉल जब गिर रहा होगा तो देयर वुड बी फ्रिक्शन बिटवीन द एयर, सराउंडिंग एयर एंड द बॉल, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है एट पॉइंट ए, ठीक है, आइडियली हमने क्या बोला था कि भाई पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वही होगी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। आइडियल सिनेरियो में हम क्या बोल रहे थे कि देखो पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना mgh, पॉइंट सी पर वही काइनेटिक एनर्जी है। दैट इज आवर आइडियल सिनेरियो, जब हम फ्रिक्शन को इग्नोर मार रहे हैं कि भाई यहाँ पर जितना पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे उतना ही काइनेटिक एनर्जी होगा। बट होगा कुछ यूं कि अगर फ्रिक्शन सीन में है तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगा ना, उससे यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी लेस। मतलब अगर लेट्स से कि यहाँ पर एक ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ, लेट्स से यहाँ पर अगर 1 जूल है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर आकर वो एनर्जी 1 जूल से कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी जो है, सम एनर्जी, थोड़ा सा एनर्जी कहाँ चला जाएगा, थोड़ा सा एनर्जी विल बी लॉस्ट एज हीट। तो इसका मतलब फ्रिक्शन के प्रेजेंस में, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई फ्रिक्शन के प्रेजेंट में जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। बड़े ध्यान से समझना बच्चों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का। फ्रिक्शन के प्रेजेंस में, क्योंकि जब हम सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तब तो हम मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई अगर फ्रिक्शन सीन में है तो उस समय मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होता है, क्योंकि देखो ना मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज नॉट इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। अगर फ्रिक्शन नहीं है तब तो मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व्ड है, क्योंकि देखो पॉइंट ए का जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू पॉइंट सी का मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो इसका मतलब यही एक बहुत बड़ा कंक्लूजन है कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड ओनली इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो इस बात को ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट है
तो उस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। लेकिन व्हाट अबाउट टोटल एनर्जी? भाई टोटल एनर्जी की तो बात ही अलग है। टोटल एनर्जी जो है ना, इट इज कंजर्व्ड किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में, चाहे फ्रिक्शन रहे, चाहे कोई भी दुश्मन फोर्स आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। कैसे? इसी सिनेरियो को देखो, यहां पर भी टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड ही है। कैसे? ऐसे कि भाई ये जो पोटेंशियल एनर्जी अभी क्या हुआ, कैसे कह सकते हैं हम कि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है? हम कह रहे हैं कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए में था दैट इज इक्वल टू जो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट सी में है प्लस हीट एनर्जी जो हीट रिलीज हुई। क्योंकि जब बात टोटल एनर्जी की हो रही है तब तो हर तरह का एनर्जी फॉर्म उसमें इंक्लूडेड है। तो यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे था दैट इज इक्वल टू जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पॉइंट सी पे था और साथ में जो हीट एनर्जी रिलीज हुआ, राइट? तो ये तो पूरा सेम ही रहेगा ना भाई। सो टोटल एनर्जी इज कंजर्व, क्योंकि टोटल एनर्जी के अंदर हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी सब कुछ आ गया। सो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चलो अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम हम सभी को पता है क्या होता है। पेंडुलम एक फिक्स्ड सपोर्ट से वो सस्पेंडेड होता है, एक थ्रेड, नीचे एक बॉब, और वो बॉब जो है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, इस तरीके से ये टू एंड फ्रो मोशन इसमें दिखते रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके सभी पॉइंट्स पर किस तरह से टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, सो लेट अस से पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है दिस इज द मीन पोजीशन, और बी और सी ये जो दोनों पॉइंट्स हैं दीज आर द एक्सट्रीम पोजीशंस। तो इन सभी पॉइंट्स पर एनर्जी की बात करते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट पॉइंट ए जो कि मीन पोजीशन है। सो पॉइंट ए पर क्या होता है भाई? देखो पॉइंट ए की जो हाइट है ना वो बिल्कुल रेफरेंस पर है, राइट? तो इसका मतलब मीन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज जीरो, क्योंकि हाइट यहाँ पर मैक्सिमम नहीं है, जीरो है। ठीक है, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है दैट काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, इसीलिए मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो ऐसे चला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। लेकिन वहीं अगर हम एक्सट्रीम पोजीशंस की बात करें, जैसे कि बी एंड सी की अगर हम बात करें, तो एक्सट्रीम पोजीशंस पर क्या कहानी होती है? अब वहाँ पर देखो हाइट मैक्सिमम होती है, तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होती है, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होती है। जीरो का मतलब क्या है? एकदम मोमेंटरीली, एक इंस्टेंट के लिए जो है ये बॉब रेस्ट पे चला जाता है। मतलब इट्स लाइक जैसे वो मीन पोजीशन से यूं गया एक्सट्रीम पोजीशन पे लिए, एकदम एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रेस्ट पे जाके फिर आया, फिर गया, फिर आया, राइट? तो एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो हर पॉइंट पर कांस्टेंट होती है। सभी पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट एट ए बी सी, सभी पॉइंट्स पर कांस्टेंट होती है। सो कंक्लूजन क्या हुआ? एट इंटरमीडिएट पोजीशंस बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर प्रेजेंट। अब ये तो हो गया मीन, ये हो गया एक्सट्रीम, लेकिन ये जो बीच वाले पोजीशंस है ना, ये वाले पोजीशन, इन पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो कहानी यूं है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, फिर ये जैसे मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाती है तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घटने लगती है, एक्सट्रीम पोजीशन तक जीरो हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, एक्सट्रीम पोजीशन तक मैक्सिमम हो जाती है। तो इसका मतलब ये जो इंटरमीडिएट पोजीशंस हैं, ये जो इंटरमीडिएट पोजीशंस हैं, इन इंटरमीडिएट पोजीशंस पर काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, दोनों होती है। ठीक है, अच्छा, एनर्जी कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म्स, मतलब एनर्जी कंटिन्यूअसली, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, ये पूरा टाइम हो रहा है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी हो तो ले लो। तो भाई वर्क एनर्जी पावर के सभी कॉन्सेप्ट्स को कर चुके हैं हम कवर, तो अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की, कुछ न्यूमेरिकल्स की, टू बी मोर स्पेसिफिक। एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द डायग्राम गिवन बिलो शोज अ स्की जंप। स्की जंप कितना लोगों ने देखा है? विजुअलाइज कर लो, दिखा देती हूँ स्की जंप कैसा होता है। ओके, तो अ स्कीयर वेइंग 60 kgf, ठीक है, वेट दिया हुआ है किलोग्राम फोर्स में, स्टैंड्स एट ए एट द टॉप ऑफ द स्की जंप। सो पॉइंट ए जो है दैट इज एट टॉप ऑफ द स्की जंप।
he moves from A and takes off for his jump at B. So यहाँ से आके वो यहाँ पे आता है इस पॉइंट B पर। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्कीयर बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, राइट। तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, डेल्टा यू, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh2। लेटर से इसको अगर हम h2 कहते हैं, लेटर से इसको हम कह देते हैं h1। So we can say mgh2 minus mgh1. So this will be equal to mgh2 minus h1. अब तो कुछ खास करना नहीं है, we just need to put the values. मास की वैल्यू है 60 kg, यहाँ पे दिया हुआ है ना 60 kgf। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ बोला गया है, आप इसको 10 ले सकते हो। h2 की वैल्यू है 75, h1 की वैल्यू है 15। तो ये हो गया 60 इंटू 10 इंटू 60। सो दिस इज इक्वल टू 36,000 जूल्स, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। बट क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं है, इसका एक सेकंड पार्ट भी है। पूछा जा रहा है इफ 75% ऑफ द एनर्जी इन पार्ट ए बिकम्स काइनेटिक एनर्जी एट बी, पार्ट ए में जितनी एनर्जी निकली यानी कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4, इसका 75% जो है दैट बिकम्स द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। इस पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 75% ऑफ 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल्स, ठीक है। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द स्पीड एट विच द स्कीयर अराइव्स एट पॉइंट बी। हमें इस पॉइंट बी पर उसकी जो स्पीड होगी वो निकालनी है, ठीक है। क्या करेंगे हम? पहले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ पार्ट बी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच विल बी 75% ऑफ 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4। सो दिस इज इक्वल टू 27,000 जूल्स। तो सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल ली। अब काइनेटिक एनर्जी बच्चों होता क्या है? हाउ डू वी मैथमेटिकली कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर। सो हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू है 27,000, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 27,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई मास। मास की वैल्यू कितनी है? 60। सो दिस इज इक्वल टू 900, यानी कि v इज इक्वल टू रूट ओवर 900, दैट इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। कुछ खास नहीं था कैलकुलेट करने को। इनफैक्ट क्वेश्चन वाज प्रिटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला। सेकेंड पार्ट के लिए फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो निकल गया। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, तो v की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल के आ गई। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने इसको सॉल्व किया है। सॉल्व नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट से भी दिक्कत नहीं है मुझे, बट अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाय द वे, जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ इसका जो नोट्स है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बट क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले कर लेते हैं कुछ बातचीत, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में मैं नहीं चाहती कि भाई आप इस मिथ में रह जाओ कि यार मैं मैम के सारे वीडियोस देखती रहूंगी या देखता रहूंगा और उसके बाद फिजिक्स की कोई टेंशन नहीं है। वेल, कोई मैजिक नहीं होने वाला है। आपको मेरा वीडियो देखना तो है ही, बट वीडियो देखने के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। एंड ऑफ द डे जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो, जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तभी आपको रियल कॉन्फिडेंस आता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो इसीलिए नाउ दिस इज वेरी 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 क्रूशियल कि हमेशा वीडियो देखते समय नोट्स उतारो। नोट्स मतलब सब कुछ कॉपी मत करो, बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स लिखते रहो। इनफैक्ट आई हैव मेड अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक द बेस्ट काइंड ऑफ नोट्स। उस वीडियो को आप देखो, छोटा सा आई थिंक 10 मिनट का वीडियो है। सो जस्ट 10 मिनट्स ऑफ योर टाइम, टेक दोज टिप्स, टेक दोज पॉइंट्स एंड स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो नोट्स बनाना शुरू करो वीडियो देखने के साथ साथ, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही आप एक वीडियो देखते हो तो उस टॉपिक के मैं जनरली वीडियो के एंड में थोड़े न्यूमेरिकल्स कराती हूँ, 5, 6, 7 न्यूमेरिकल्स में कराती हूँ। बट उसके बाद आप खुद से भी कुछ न्यूमेरिकल्स अपनी टेक्स्ट बुक से ट्राई करो। डाउट्स आते हैं learnerhub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन पर अपने डाउट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। नंबर 3, अगर आपको लगता है कि आपने वीडियो भी देख लिया, आपने किताब से पढ़ भी लिया जो भी पढ़ना था, नोट्स भी बनाया, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, बट उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ना कुछ कुछ चीज़ों में बिल्कुल पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहिए, तो उस केस में आप 1-to-1 क्लासेस भी बुक कर सकते हो हमारी वेबसाइट पर। ठीक है। सो अगेन रिपीट कर रही हूँ कि क्लास 10th ICSE के लिए आपके सभी सब्जेक्ट्स, चाहे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज़ के सारी वीडियोस, पूरी वीडियो सीरीज बनी हुई हैं। चैनल के होम पेज पर जाओ, उन प्लेलिस्ट्स को देखो और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स रेस्ट पोजीशन। भाई पेंडुलम है, उसका वही काम है तो वही करेगा। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी। क्या बकवास है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कैसे हो सकती है? पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ना भाई, एक्सट्रीम पोजिशंस पर तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है ना। इट हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर तो हाइट मैक्सिमम होती है। हाइट मैक्सिमम मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर होती है? मीन पोजीशन पर, एग्जैक्टली। थर्ड, इट हैज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मीन पोजीशन। सारी उल्टी बातें, मीन पोजीशन पर तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, है ना, तो ये भी गलत है। अब जाहिर सी बात है भाई, लास्ट वाला करेक्ट ही होगा। द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। ये हुई ना बात भाई, थ्रू आउट द मोशन किसी भी पॉइंट पर, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, इंटरमीडिएट पोजीशंस, कहीं पर भी इन दोनों का जो सम है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है, दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। तो चलो आगे बढ़े और देखें क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन सेज अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम अ लेक whose water level is at a height of 50 meters above the turbine। ठीक है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, मैंने पहले बताया था जो डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं एक हाइट पर, ताकि उस पानी में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हो, जब उन्हें नीचे आने के लिए छोड़ा जाए तो वही उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और उस काइनेटिक एनर्जी से हम टर्बाइन को घुमा सके। तो यहाँ पर जो है इसे हाइट, कितनी हाइट पर रखा गया है? 50 मीटर्स की हाइट पर उस पानी को रखा गया है। एज्यूमिंग एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 40%, जो एफिशिएंसी है दैट इज 40%। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर विच मस्ट फ्लो थ्रू द टर्बाइन ईच सेकेंड टू प्रोड्यूस पावर आउटपुट ऑफ 1 मेगावाट। सो टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड और पावर आउटपुट इज 1 मेगावाट। 1 मेगावाट इज 10 to the power 6 वॉट्स। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास दी हुई हैं। हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर विच मस्ट फ्लो थ्रू द टर्बाइन ईच सेकेंड, मतलब मास ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम, दैट इज मास ऑफ वाटर पर सेकेंड, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बताओ? एक ऑप्शन है कि हम बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन करें, जो बहुत से टेक्स्ट बुक्स में आपको मिलेगा उस टाइप का सॉल्यूशन। दूसरा है कि हम समझ के करें, और हम समझ के ही करेंगे एज यूजुअल, है ना। कैसे करेंगे हम? देखो, सबसे पहले तो हाइट दी हुई है, तो सबसे पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mgh। ठीक है, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी जब ये इस हाइट पर स्टोर्ड है। लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी कितनी है? 40%, राइट। तो इसका मतलब ये जो पूरा पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो पूरा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यूज्ड अप नहीं होगा। उसका कितना यूज अप हो पाएगा? 40% ही। सो दैट मीन्स 40% ऑफ दिस mgh, यही जो है ये आउटपुट पावर में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ग्रेट। ये तो mgh नेट पोटेंशियल एनर्जी है उस पानी की, लेकिन हमारा जो टरबाइन है इसमें दिया हुआ है ना, एज्यूमिंग एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 40%, क्योंकि एफिशिएंसी 40% है तो ये पूरा का पूरा mgh यूज हो नहीं पा रहा है टरबाइन को रन करने में, उसका सिर्फ 40% ही यूज हो पा रहा है। ठीक है, तो ये 40% ऑफ mgh जो है ये हमारी एनर्जी है। ठीक है, बट ये जो एनर्जी है, एनर्जी क्या होता है? पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। बट ये जो एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू द पावर इनटू टाइम, करेक्ट। मतलब ये जो पावर यहाँ पर दिया हुआ है ना, 1 मेगावाट का पावर, ये 1 मेगावाट का जो पावर आ रहा है वो इस एनर्जी से आ रहा है, ना कि इस एनर्जी से, राइट, क्योंकि 40% एफिशिएंसी है। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं 40/100 इंटू
m इंटू जी की वैल्यू कुछ मैंशनड है, हम 10 ले सकते हैं, सो इंटू 10 इंटू h की वैल्यू है 50, दिस इज इक्वल टू पावर की वैल्यू है 10 टू द पावर 6 इंटू t को हमने t क्यों रखा है, t को चाहो तो 1 सेकेंड भी रख सकते हो, वॉट एवर यू विश। तो उस केस में इधर हम लोग लेके आ गए m अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 5000, राइट। तो यानी कि ये 1 सेकेंड है, तो इसीलिए मास जो है दैट विल बी इक्वल टू 5000 kg पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना था, मास ऑफ वाटर ईच सेकेंड, एक एक सेकेंड में कितना मास ऑफ वाटर होगा, सो इट विल बी 5000 kg ऑफ वाटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का मेन कैच क्या था कि ये जो एनर्जी है ना, जिस एनर्जी की वजह से हमें ये आउटपुट पावर मिल रहा है, वो एनर्जी mgh नहीं होगा, वो एनर्जी 40% ऑफ mgh होगा। यही इसका मेन कैच था, क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी 100% नहीं है। अगर एफिशिएंसी 100% होती तब तो जो पोटेंशियल एनर्जी उस वाटर में स्टोर्ड होता, उसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही आउटपुट पावर मिल रहा होता। ठीक है, सो दैट वाज द मेन कैच, बाकी तो सब कुछ सिंपल ही था। अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आ पहुंचे इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। Question is on a simple pendulum. A simple pendulum while oscillating rises to a maximum height of 5 centimeter. So maximum height इसकी कितनी है 5 centimeter, that is 5 into 10 to the power minus 2 meter. From its rest position when it reaches its extreme position on one side. ठीक है, if mass of the bob is 500 grams, mass भी दिया हुआ है 500 grams and g acceleration due to gravity is 10 meter per second square. ठीक है, फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिंपल पेंडुलम एट एनी इंस्टेंट वाइल ऑसिलेटिंग। इसका टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो हमें क्या पता है, एक सिंपल पेंडुलम में जो टोटल एनर्जी होगा दैट विल बी कांस्टेंट एट ऑल टाइम्स, राइट। तो लेट अस से कि ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये इसका मीन पोजीशन है, ये यूं जाता है एक्सट्रीम पोजीशन तक, ठीक है, फिर वापस आता है मीन पोजीशन, फिर जाता है यूं एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर वापस आता है, राइट। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो है पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम, राइट, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होती है 0, राइट। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी होती है 0, लेकिन सभी पोजीशन पर टोटल एनर्जी होती है कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी निकालनी है तो किसी भी एक पॉइंट का टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। लेट अस से अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, करेक्ट। सो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन की क्या हो जाएगी, mgh, m की वैल्यू दी हुई है 500 इंटू 10 टू दी पावर -3, क्योंकि kg में कन्वर्ट कर लिया हमने, इंटू g की वैल्यू है 10, इंटू h की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो ये आ गया 0.25 जूल्स। तो ये हो गई टोटल एनर्जी की वैल्यू। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि टोटल एनर्जी की ये वाली जो वैल्यू है ना, दिस इज द टोटल एनर्जी एट ऑल पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी की वैल्यू 0.25 जूल्स ही होगी, ठीक है। इसको दिमाग में रखते हुए अगला पार्ट देखते हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब देखो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पर मीन पोजीशन पर भी एट मीन पोजीशन जो टोटल एनर्जी होगी, मीन पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है बट टोटल एनर्जी की वैल्यू हमने निकाल ली है 0.25। सो दिस 0.25 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv²। तो यानी कि v² विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई m की वैल्यू हो जाएगी 500 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो मीन पोजीशन पर जो स्पीड होगी दैट विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉट
वेरी ईजी, मतलब अगर कॉन्सेप्ट पता है तो मतलब आई थिंक वन कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड डू इट करेक्टली। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने ये सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मेरे साथ साथ सॉल्व कर लिए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, बाकी जैसा कि पहले मैंने बताया है कि इनके आपको नोट्स का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप ये जो चारों न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए, चारों अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस थे एंड यू फाउंड देम यूजफुल। बट आपका काम खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी जाके आपको ढेर सारे ऐसे और क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करने हैं। तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम पहुंचे इस वीडियो के एंड तक। सिर्फ इस वीडियो के एंड तक ही नहीं बल्कि इस चैप्टर के एंड तक भी, वर्क एनर्जी पावर, जो कि क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर था, ये पूरा चैप्टर होता है खत्म। इस चैप्टर को हमने कवर किया है टोटल 4 वीडियोस में। मैं दिल से उम्मीद कर रही हूं कि आप लोगों ने इन चारों वीडियोस को देखा होगा, इनके क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व किया होगा। इनफैक्ट हर एक वीडियो को देखने के बाद आपने ढेर सारे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे अपने अपने टेक्स्ट बुक से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरी उम्मीद तो यही है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर, और अगर ऐसा हुआ है तो कॉमेंट्स में जरूर लिख के बताना कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स and online tests absolutely free of cost. लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।